हेलो फ्रेंड्स, जेके सोनी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में, जिसमें हम अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए नए वर्ड्स के बारे में। 11th क्लास के बच्चे पहली बार इसे पढ़ रहे होते हैं, तो इसको लेकर काफ़ी डाउट्स रहते हैं, तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसे क्या है। एंटिटी का मतलब होता है कि बेसिकली तौर पर सबका एक अपना अपना एक सेपरेट अस्तित्व होता है, मतलब अपना अस्तित्व अलग अलग होता है। इसी तरीके से अकाउंटिंग की लाइन में एंटिटी का मतलब होता है जैसे कि हर पर्सन की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। तो इसी तरीके से बिजनेस की भी अपनी अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है। अगर हमने किसी कंपनी की कार खरीदी, जैसे टाटा कंपनी की कार खरीदी, और उस कार में कुछ डिफ़ॉल्ट आया, तो हम कार की जो कंपनी है टाटा कंपनी, उस पर केस करेंगे, ना कि उसके ऑनर पे केस करेंगे। तो एंटिटी मालिक को और कंपनी को, दोनों को अलग करता है, यह है एंटिटी। ठीक है। ट्रांजैक्शंस का मतलब है जैसे कुछ खरीदना बेचना। हम बिज़नेस हम करते हैं, या कोई भी हम लाइफ में कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हमेशा दो पार्टीज़ होती है, एक गिवर होता है और एक टेकर होता है। मतलब एक अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो कोई बेचने वाला भी होगा, अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो कोई ख़रीदने वाला भी होगा। सिंपल। अगर हम कुछ पैसे पे कर रहे हैं तो कोई रिसीव कर रहा होगा। तो ट्रांजैक्शंस का मतलब हमेशा परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसीप्ट्स, ये सारी चीज़ें होती है। कैपिटल, यहाँ से कुछ एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। कैपिटल का मतलब होता है कि बिज़नेस, सपोज़ दैट हम अगर एक कार का शोरूम खोलते हैं, तो कार के शोरूम को स्टार्ट करने के लिए जो हमें फ़ंड चाहिए, जो हमें पैसा चाहिए, वो कैपिटल कहलाता है बिज़नेस के अंदर। अगर बिज़नेस में जो पैसे हमने लगाए हैं, उस पैसे को हम अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा भी निकाल लेते हैं, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है कि जो हमारे संपत्ति, यानी कि जो हमारी संपत्ति होती है बिज़नेस के, वो हमारे एसेट्स कहलाते हैं, जिस पर हमारे लीगल राइट्स होते हैं, और ये मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र किए जा सकते हैं। ये हमारे रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली तौर पर। तो एसेट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं: करंट एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का एक नाम और है, जिसको हम फिक्स एसेट्स कह सकते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन 1 फाइनेंशियल पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि कम से कम 1 साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल। इसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं, जैसे डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं हम फिक्स एसेट्स। तो ये मोर देन 1 फाइनेंशियल पीरियड में कैश में कन्वर्ट होंगे, या फिर इनका मेन पर्पस कैश में कन्वर्ट करने के लिए होता ही नहीं है। इसे बेसिकली तौर पर हम बिज़नेस को कंफर्ट जोन में चलाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ETC। ये सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं। इनका यूज़ करना मेन पर्पस बिज़नेस को स्मूथली चलाना होता है, ना कि कैश जनरेट करना होता है। फिक्टिशियस एसेट्स वो होते हैं जो ना ही टेंजिबल होते हैं और ना ही इंटेंजिबल होते हैं, और ये बेसिकली तौर पर ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको समय पर राइट ऑफ किया जाता है कुछ समय में, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स हमने जब इशू किया होगा तो उस पर हमने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, तो उस डिस्काउंट को हम फिक्टिशियस एसेट्स के तौर पे कह सकते हैं। और भी फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल हैं, हैवी एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, खर्चे, ये भी फिक्टिशियस एसेट्स के एग्जांपल हैं। अब जो नॉन करेंट एसेट्स थे, यानी कि उसे फिक्स एसेट्स दूसरा नाम मैंने दिया था, उसके 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो है, एग्जिस्ट तो है, बट वो एक्चुअली में ना दिखेंगे, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं बट दिखते नहीं हैं वो एक्चुअली में। ठीक है ना। उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, पहली बात। और जैसे कि रिबॉक कंपनी है, नाम है, तो उसका गुडविल है। पूमा कंपनी है, नाम है। टाटा कंपनी है, नाम है, तो ये गुडविल है, रेपुटेशन है। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। लायबिलिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशंस होती है, तो कंपनी के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसे लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी 2 तरह की है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो विद इन 1 फाइनेंशियल पीरियड में हमें पे करना होता है, जैसे क्रेडिटर को, बिल्स पेबल को, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह। अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? क्रेडिटर
क्रेडिटर वो होता है, आगे हम बात करेंगे क्रेडिटर और बीपी के बारे में। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ समझाता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो हमारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा हम अगर अकाउंट से पैसे निकाल लेते तो उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, और ये करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि बिजनेस को नॉर्मली तौर पे। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि फिक्स लायबिलिटी जो मोर देन वन फाइनेंशियल पीरियड यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा समय में हमें पे करना पड़ता है, इसे हम नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। एक्सपेंसेस जो होते हैं बिजनेस में, ये प्रोसेस किया जाता है, इसको खर्च किया जाता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, इसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, एटीसी, ये सारे खर्चे हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस दो तरह के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका हम पेमेंट पहले करते हैं और बेनिफिट बाद में लेते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम, मोबाइल का प्रीपेड कनेक्शन हमने ले रखा है तो पहले हम रिचार्ज करते हैं और फिर हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक ऐसा खर्चा होता है जिसका हम बेनिफिट पहले लेते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, उसको सैलरी हम बाद में देते हैं, एक महीने के एंड में देते हैं जब वो पूरा महीना कंप्लीट कर लेता है, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है। बिजली का बिल हम पूरे महीने यूज़ करते हैं, उसके बाद बिजली बिल पे करते हैं। पोस्टपेड कनेक्शन मोबाइल का, ये सारी चीज़ें हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। या हमने पड़ोस में गए, वहाँ पर हमने कुछ सामान परचून में लिया और बोला पैसे हम पापा घर पे नहीं है, शाम को दे देंगे या कल दे देंगे, तो वो एक्सपेंसेस जो हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जो बेसिकली तौर पे स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग और लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट, सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज कॉल्ड द एक्सपेंडिचर। ये कुछ चीज़ों पर खर्च होते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, ये बिजनेस के अंदर खर्चे हैं। एक्सपेंडिचर तीन तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी एक तरह के खर्चे ही हैं, ये बिजनेस में खर्च किए जाते हैं। ये तीन पार्ट्स में हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड। कैपिटल का मतलब होता है कि जो फिक्स एसेट्स पे, याद होगा फिक्स एसेट्स मैंने बताए थे जो लॉन्ग टाइम यूटिलाइज किया था, तो जो भी फिक्स एसेट्स पे खर्च होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम अपने रेगुलर बेसिस में बिजनेस पे खर्च करते हैं, सैलरी, रेंट वगैरह पे, जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट नहीं करते बट उसे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मशीनरी परचेज करना, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब परचेज करते हैं, तो कैपिटल है यानी कि फिक्स एसेट पे। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो करंट एसेट्स पे खर्च होते हैं, जो डायरेक्टली हमारे लिए क्या जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो ना कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं और ना ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, तो उन्हें हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते हैं। जैसे लार्ज एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि बड़े बड़े बैनर, होल्डिंग कई सालों के लिए टेंडर ले लिए जाते हैं, या फिर जैसे हमने सलमान खान से ऐड करवाया, शाहरुख खान से, किसी से, अक्षय कुमार से ऐड करवाया हमने, तो सेलिब्रिटी हैं ये सब, अमिताभ बच्चन, इन्होंने ऐड करा तो उन्होंने करोड़ों रुपए में पैसे हमने उन्हें पेमेंट करा, तो उस करोड़ रुपए का पेमेंट के लिए 3 साल का टेंडर है, 6 करोड़ रुपए दिए, तो हम 2 करोड़ हर साल क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो इसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। सेल्स जानते हैं, सेल मतलब बेचना। जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, कार का हमारा शोरूम था, कार के शोरूम में कार बेचने का काम करते हैं, तो कार बेच रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेल। रेवेन्यू यानी कि कार के शोरूम में कार बेचकर हमने जो भी शाम तक पैसे रिसीव किए, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब होता है टोटल कलेक्शन ऑफ सेल, जो भी हम सेल करके पैसा, या सर्विस, अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करके जो भी हम पैसा कलेक्ट करेंगे उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। प्रॉफिट जो हमने सर्विस प्रोवाइड करके या जो भी हमने सेल करके जो भी हमने अर्न किया हो ओवर द इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर हमने कार 10 लाख की खरीदी और 12 लाख की बेची तो 2 लाख का प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। गेन का मतलब होता है, ध्यान रहे प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट जो होता है जो रैकरिंग लेवल पे है, रैकरिंग का मतलब जो नॉर्मल बिजनेस से हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस होता है, बट जो गेन होता है वो रेगुलर नहीं होता, और गेन कभी कभार होता है, और हमारा गेन करने का कोई प्रोसेस नहीं होता, हम पहले से एस्टिमेट नहीं करते कि हमें गेन होगा। जैसे कि एक पुराना एसी था बिजनेस के अंदर और वो एसी ख़राब चल रहा था, सपोज दैट, तो उस एसी पर अगर हमने बेच कर नया लेना है मान लो, तो पुराना एसी बेच कर अगर सपोज दैट कि 10 हमने
30,000 का एसी था, हमने सोचा 5,000 में बिक जाएगा, बट बिक गया 7,000 में, तो 2,000 का क्या हो गया, गेन हो गया। ये प्रॉफिट नहीं कहलाएगा, गेन, क्योंकि हमारा एसी बेचकर पैसा कमाने का कोई पर्पस नहीं था, ठीक है ना, तो ये गेन है। लॉसेस का मतलब होता है नुकसान, हानि। नॉर्मली तौर पे जो बिजनेस में नॉर्मल लेवल पे, रैकलिंग लेवल पे जो प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी हो सकता है। वाउचर का मतलब होता है किसी भी तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट वाउचर कहलाता है। हम बिजनेस में जो भी इनवॉइस, कैश मेमो, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, जो भी चीज़ें बनाते हैं वो सब वाउचर कहलाते हैं। डिस्काउंट का मतलब आप जानते हैं, छूट होता है कोई भी प्राइस को लेकर, कोई भी हम बेचते हैं तो उस पर हम छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट दो तरह के हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कुछ के साथ कुछ फ्री देना। जैसे कार का शोरूम है तो कार हम बेच रहे हैं, तो कार के साथ हमने कहा चलो कि एक होम थिएटर फ्री, कार के साथ हमने कहा चलो एक टायर एक्स्ट्रा फ्री, या हमने कहा कि उसके साथ एक मोबाइल फ्री, कुछ भी, मतलब एनी एक्स्ट्रा आइटम। जैसे कि आप जानते हो कि एक कोलगेट लेने पे एक टूथब्रश फ्री, ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल है। 3 साबुन लेने पे एक साबुन फ्री, ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट जो कैश में मिलता है, मॉनेटरी टर्म्स में होता है। मींस कि अगर हमने 100 रुपये का सामान खरीदा, 10% का कैश डिस्काउंट है, यानी कि हमने 90 रुपये ही पे करें। 1,000 रुपये का सामान खरीदा, 10% कैश डिस्काउंट, तो हमने 900 रुपये पे करें, तो ये कैश डिस्काउंट है। गुड्स, जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है वो सामान मेरे लिए गुड्स कहलाएगा। अगर मेरा कार का शोरूम है तो कार मेरे लिए गुड्स है। मेरा अगर शूज़ का बिजनेस है तो शूज़ मेरे लिए गुड्स है। मेरा अगर बाइक का शोरूम है तो बाइक मेरे लिए गुड्स है। मेरे लिए कपड़े का शोरूम है तो कपड़ा मेरे लिए क्या है, गुड्स है। ध्यान रहे, जिस चीज़ का मेरा बिजनेस वो मेरे लिए गुड्स। स्टॉक और इन्वेंट्री का मतलब जो मेरे पास अभी इन हैंड में, इन गोडाउन में, इन मेरे पास रखा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉक, उस सामान का। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में जो बिजनेस में पैसा रिसीव होने वाला है इन फ्यूचर। जब रिसीव्ड हो गया, अगर ट्रेड रिसीव्ड होता तो मतलब मिल गया, और रिसीवेबल मतलब मिलेगा इन फ्यूचर। तो रिसीवेबल दो तरह के हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर का मतलब होता है कि डेटर आर पर्सन एंड अदर एंटिटीज़ हु ओए टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जो उधार में सामान खरीदता है, जिसे हम उधार में सामान बेचते हैं और वो हमें पैसे देगा, वो हमारे लिए डेटर है। यानी कि जिसको मैंने उधार में सामान बेचा है और वो मुझे पैसे देगा, डेटर है। और बिल्स रिसीवेबल का मतलब है कि मैंने भी उसे भी उधार में सामान बेचा है, बट स्पेसिफिक डेट पे वो पैसे मुझे देगा। डेटर में स्पेसिफिक डेट फिक्स नहीं है, और बिल्स रिसीवेबल में स्पेसिफिक डेट फिक्स है, और वो मेरे लिए एक बिल बना के दे, मैं बिल उस पर बनाता हूँ और वो मुझे साइन करके देता है कि इस दिन आप ये कैश कर लेना, कैश करवा लेना अपने बैंक के थ्रू। तो इसे कहते हैं बिल रिसीवेबल, एविडेंस के तौर पे वो दे देता है नॉर्मली। ट्रेड पेबल, जो हमें पैसे पे करने हैं। क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है जिससे हमने किसी से उधार ख़रीदा है तो हम उसे पैसे देंगे, तो हमारा क्रेडिटर हो गया वो। और ट्रेड पेबल कि मैंने उसे स्पेसिफिक डेट दिया है कि इस दिन आपको मैं पेमेंट दे दूंगा, बिल साइन करके मैंने दे दिया है और उस समय वो पैसे निकाल लेगा, तो ट्रेड पेबल है। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए जो अमाउंट खर्च किए जाते हैं वो हमारा कॉस्ट कहलाता है, सिंपल। जैसे कि अगर कार का शोरूम है तो कार को बेचने तक का जो किया जाने वाला खर्चा वो कॉस्ट कहलाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग तक का जो भी होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ये हमेशा किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, ध्यान रहे, हमेशा फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। इसके ऊपर हम एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, अलग एक सेपरेट चैप्टर है डेप्रिसिएशन के बारे में। बस इतना जान लें, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाना। जैसे आज मैंने मोबाइल ख़रीदा 50,000 रुपये का, मैं अगर 1 साल बाद बेचता हूँ तो क्या वो 50,000 का बिकेगा? बिल्कुल नहीं बिकेगा, वो कम में बिकेगा। तो जो वैल्यू कम हो गई, सपोज दैट 50,000 का मोबाइल अब 30,000 में बिकेगा, तो 20,000 जो वैल्यू डाउन हुई, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। बैड डेब्ट का मतलब होता है डूबा हुआ कर्जा, ऐसा कर्जा जो डूब गया। मैंने किसी को उधार दिया था या पैसे दिए थे, वो अब नहीं दे रहा, या वो इनकैपेबल हो गया पैसे पेमेंट करने में या भाग गया, तो वो मेरे लिए बैड डेब्ट हो गया। रिसिप्ट मतलब जो मुझे पैसे रिसिप्ट होने हैं, तो 2 तरह के रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जिस चीज़ का मेरा बिजनेस या सर्विस है वो गुड्स बेचकर या वो सर्विस प्रोवाइड करके अगर मैं पैसे रिसीव करता हूँ तो मेरे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो रैकरिंग लेवल पे होंगे।
हमेशा रेगुलर बेसिस पे होंगे। और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है, जो मेरा फिक्स्ड एसेट्स यानी कि जो फिक्स एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब चीज़ को अगर बेचता हूँ मैं और बेच कर फिर मैं पैसे रिसीव करता हूँ, तो ये कैपिटल रिसिप्ट है और ये नॉन रैकरिंग होता है, ये रेगुलर नहीं होता, ध्यान रहे। इंसॉल्वेंट मतलब होता है कि जो पर्सन डूब गया, यानी कि इंसॉल्वेंट मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जब पर्सन इनकैपेबल हो जाता है अपने डेप्ट को, अपनी लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए, इसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट मतलब होता है जो पर्सन अब ठीक हो गया है, अब पोजीशन उसकी अच्छी हो गई है नॉर्मली। बुक वैल्यू, किसी भी चीज़ को हम खरीदते हैं और उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, उसे उसकी बुक वैल्यू कहते हैं। प्रोप्राइटर, बिजनेस के मालिक को ही प्रोप्राइटर कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। एंट्री, जो हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट के अंदर, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसे एंट्री कहते हैं। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचने पर किया जाने वाला खर्चा, जैसे कि हमने चीज़ प्रोडक्शन तो कर लिया, उसके बाद बेचने के लिए जो एडवर्टाइज होता है या जो भी हम प्रमोट करने के लिए जो भी खर्चे करते हैं वो हम COGS कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डेबिट एक साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। क्रेडिट भी एक साइड है जो राइट हैंड साइड पे आएगा। एक पूरा चैप्टर है डेबिट क्रेडिट के ऊपर, पढ़ेंगे हम। परचेज मतलब आप जानते ही हैं, ख़रीदना। सेल मतलब बेचना। बैलेंस शीट ये एक हमारा लास्ट फाइनल पोजीशन है जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है कि बिज़नेस का क्या स्टेटस है, बिज़नेस की क्या स्थिति है, इसके बारे में हमें बताता है। तो ओके फ्रेंड, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।